स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो है पेंक्रियाज। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के धीरे धीरे बकिया ऑर्गन कर चुके हैं, जिसमें लीवर, स्टमक और माउथ शामिल है। तो पेंक्रियाज को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर पेंक्रियाज की हम बात करें तो ये एक डुअल ऑर्गन है, मतलब ये दो तरह के काम कर रहा है। एक को हम कहेंगे एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरे को हम कहेंगे इंडोक्राइन फंक्शन। अगर आपको याद हो, मैं आपको हार्मोन से पढ़ा रहा था तो मैंने इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन डिटेल में समझाने की कोशिश की थी। तो इंडोक्राइन फंक्शन जो है वो फंक्शन है जिसमें हमारा पेंक्रियाज हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और एक्सोक्राइन वो फंक्शन है जिसमें ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड पेंक्रियाटिक जूस। तो ये इसके दो फंक्शन हैं। तो पेंक्रियाज के दोनों यही काम है, मतलब हार्मोन भी रिलीज करना और एंजाइम भी रिलीज करना। क्योंकि हम जीआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम इसके डाइजेस्टिव एंजाइम पर ज़्यादा जोर डालेंगे। आगे देखते हैं कि ये हमारे जिस्म में होता कहाँ पर है। वेल, ये एक एनाटॉमी की क्लास नहीं है, बट फिर भी मैं बताता चलूँ कि ये हमारे स्टमक के नीचे या पीछे लाया करता है। इसका हेड का रीजन हमारे ये ड्यूडेनम के कर्व के साथ मौजूद होता है। इसके साथ नियर बाय में यहाँ पर हमारा स्प्लीन मौजूद होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप इन सारी लेबलिंग को देख सकते हैं, बट एज आई एम कंसर्न विद पेंक्रियाज, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पेंक्रियाज। ये एक और स्ट्रक्चर है जिसमें हम पेंक्रियाज पे और फोकस कर रहे हैं, और आप एक अल्ट्रासाउंड काइंड ऑफ पिक्चर देख रहे हैं। अगर ये आप स्टमक है आपका, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये देखें हेड रीजन है पेंक्रियाज का, और बाकी सारा हमारा पेंक्रियाज स्टमक के पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये लाई कर रहा है। यहाँ पर हम इसकी फंक्शनल एनाटॉमी देखते हैं of exocrine part of pancreas. Exocrine part of pancreas resemble salivary gland in structure. ये salivary gland की तरह है स्ट्रक्चर में, उसी की तरह का होता है। It is made up of acini और alveoli. इसके जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको हम एसिनाई कहते हैं। ये एल्वेलाई वाली बात हमारी के सिम्बोलिंगम की बुक में मौजूद है, तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो। Each acinus has a single layer of acinar cells. यहाँ पर हमारे जो एक बंच होता है उसमें एक सिंगल लेयर होती है एसिनार सेल्स की, विद a lumen in the center, और बीच में एक यूं कह लो कि एक ल्यूमन होता है, कैविटी काइंड ऑफ होती है। एसिनार सेल्स कंटेन zymogen granules which possess digestive enzyme. इसके जो zymogen granules है उसमें digestive enzymes होते हैं। A small duct arises from the lumen of each alveolus. इसके बीच में से एक छोटी सी डक्ट निकलती है। Some of these ducts from neighboring alveoli unite to form इंट्राल्यूब्यूलर डक्ट। अगले के स्ट्रक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये इसकी थ्योरी देख लें। जो एसिनार सेल्स हैं, ये इनके बीच का जो ल्यूमन है वहां पर एक डक्ट होती है। तो इसी तरह के एडजेसेंट के काफी सारे एसिनार सेल्स के ल्यूमन की डक्ट कंबाइन होती है और एक इंट्राल्यूब्यूलर डक्ट बनती है इससे। सही है। All the interlobular duct unite to form main duct, और इसी तरह ये डक्ट कंबाइन होती है और इसको आखिर में हम कहते हैं वर्संग डक्ट। वर्संग डक्ट join
जॉइंस कॉमन बाइल डक्ट, और वर्संग डक्ट जो होती है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है टू फॉर्म इम्प्यूला ऑफ वेटर, और यहाँ से ये इम्प्यूला ऑफ वेटर बनाती है विच opens into the duodenum, जो कि ड्यूडिनम में खुल जाती है। लास्ट पैराग्राफ में हम एक एक्सेसरी डक्ट की बात कर रहे हैं। इन सम पर्सन्स, यानी कि बाज लोगों में होती है, तमाम लोगों में नहीं होती, और इसको हम संतोरिनी कहते हैं या संतोरिनाई कहते हैं। इट आल्सो opens into the duodenum proximal to the opening of the ampulla, और ये भी ड्यूडिनम में जाकर खुलती है एम्प्यूला से ऊपर, एम्प्यूला ऑफ वेटर। अब यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली देखते हैं। पहले हम इस स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। ये हमारी ड्यूडिनम है, ये हमारा पैंक्रियास है, ठीक है। अब अगर हम रीजन्स देखें तो ये पैंक्रियास का हेड रीजन है, ये इसकी बॉडी है, और ये पैंक्रियास की टेल है। बीच में पैंक्रियाटिक डक्ट है, डक्ट ऑफ वर्संग, जो इससे पहली स्लाइड में हमने कहा डक्ट ऑफ वर्संग, और इसके साथ ये छोटी छोटी डक्ट आकर कंबाइन हो जाती है, सही है। और ये तमाम डक्ट ऑफ जो कंबाइन है डक्ट ऑफ वर्संग आके कनेक्ट होती है यहाँ पर, और इसे हम कहते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला या एम्प्यूला ऑफ वेटर। ये क्या है? ये बाइल डक्ट है, देखिए बाइल डक्ट के साथ कंबाइन हुई है, इसको एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। फिर ये दोनों आती हैं, यानी पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आती हैं, मिलने के बाद ये एम्प्यूला ऑफ वेटर बनाती हैं, और एम्प्यूला ऑफ वेटर ड्यूडिनल पेपिला या पेपिला ऑफ वेटर के जरिए हमारी ड्यूडिनम में ओपन हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, हेड, बॉडी, टेल, सेंटर में पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट से मिलकर बनी है, और ये आती है बाइल डक्ट के साथ कंबाइन होती है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर हमारी पेपिला ऑफ वेटर बन जाती है, जब इसकी ओपनिंग को हम पेपिला ऑफ वेटर कहते हैं, जो कि ड्यूडिनम में रिलीज होती है, सही है। अब हम इसके सेल्स की बात करते हैं। सेल की बात यह है कि पैंक्रियाटिक जो हमारा सेल्स है वो दो किस्म के सिक्रीशन है, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन की बात हम पहले करते हैं। यहाँ पर इसके ये इस रीजन को आप देख रहे हैं जो इन दो लाइन के बीच में, इसे हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये लैंगरहैंस के जो आइसोलेट्स हैं, यानी जजीरा आइसोलेट्स जो होते हैं, जजीरों को कहते हैं। इसमें पहले मैं बता दूं, ये हमारे कैपिलरी नेटवर्क है, यानी ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई के साथ यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स, सही है, जो कि रिलीज करते हैं, एक तो जो कि रिलीज करते हैं, अल्फा सेल ग्लूकोगान को रिलीज करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करते हैं, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करते हैं। ग्लूकोगान क्या है? ये हमारी जो अगर हमारा इंसुलिन शुगर लेवल ब्लड में कम कर रहा है तो ये शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, साथ में यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। बीटा सेल की बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर बीटा सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, तो ये ज्यादा तादाद में भी मौजूद होते हैं। और ये है डेल्टा सेल जो कि सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। अब ये सोमेटोस्टेटिन जो है ये एक जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। ग्रोथ हार्मोन के जो है उसको इनहिबिशन करता है ताकि वो ज्यादा ना बने, बस ये कई और जगह से भी बनता है। अब हम आते हैं अपने मेन यानी डाइजेस्टिव एंजाइम वाली जगहों के बारे में। ये इसके अलावा इस आइलेट्स के अलावा बाकी तमाम हमारे
बाकी तमाम हमारे जो सेल्स हैं ये हैं हमारे एसिनार सेल्स। देखिए ये एक लेयर्स बनी हुई है। अब हर एक के सेंटर में हमारी सेंट्रल डक्ट है। ये तमाम जो है अपना जूस जो है पेंक्रियाटिक जूस इस सेंट्रल डक्ट में रिलीज कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ एसिनार सेल्स, ये देखिए यहाँ से भी ये इसके साथ कंबाइन हो रही है और यहाँ से और सेल से भी कंबाइन हो रही है, बकिया सेल से भी कंबाइन हो रही है और ये एक इंट्रालोब्यूलर डक्ट बन रही है। ठीक है, फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम टू द ड्यूडेनम, और इस तरह ये हमारी सेंट्रल डक्ट की तरफ बढ़ जाती है जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। तो हमने यहाँ पर किन किन चीजों पर नजर डाली? आइलेट्स ऑफ लैंगर है जहां पर अल्फा बीटा और डेल्टा सेल है, यानी ग्लूकोगान, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, जिनके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए। और इसके अलावा हमारे हैं ये एसिनार सेल्स जो कि ये पिरामिड की शक्ल के बने हुए हैं और हर एक एसिनार का जो एल्वियोलाई शक्ल का बंच बना हुआ है उसके सेंट्रल में से एक सेंट्रल डक्ट निकलती है। ये तमाम यानी कई एडजेसेंट एसिनार सेल्स की सेंट्रल डक्ट कंबाइन होकर एक इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाती है और इंट्रालोब्यूलर डक्ट फिर कंबाइन होकर हमारी इस पेंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वर्सन के साथ कंबाइन हो जाती है, फिर ये हमारे ड्यूडेनम में रिलीज हो जाती है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नर्व सप्लाई। अब जो नर्व सप्लाई है इसको बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम जो है इसको नर्व और फाइबर प्रोवाइड करते हैं। वेल अभी तक क्लास में हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिटेल में नहीं पढ़ा, बट नियर फ्यूचर में मैं आपको डिटेल जरूर बताऊंगा। सिंपैथेटिक फाइबर आर सप्लाइड थ्रू स्प्लैंक्निक नर्व्स, यानी स्प्लैंक्निक नर्व्स के जरिए ये सप्लाई होती है, और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है वो वेगस नर्व के जरिए यहाँ तक पहुंचते हैं। सही है, जो किसको एक्टिवेशन का काम करती है। अब अगर हम पेंक्रियाटिक जूस की बात करें तो उसकी मेन प्रॉपर्टी वॉल्यूम, यानी वो 500 से 800 ml पर डे रिलीज होता है डिपेंडिंग अपॉन हम कैसा फूड खा रहे हैं, फिर उसी तरह इसको एक्टिवेट किया जाता है। ये हाईली अल्कलाइन है, 8 से 8 to 8.3। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.01 to 1.018। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसकी कंपोजिशन तो डालें तो ये 99.5% वाटर है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो हमें इसी से जज कर लेना चाहिए। और तेरी यहाँ पर इसकी कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं तो 99.5% वाटर और ओनली 0.5% इसमें सॉलिड पार्ट मौजूद है। अब सॉलिड पार्ट को अगर हम खोलें तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट मौजूद है। इनऑर्गेनिक हमारी आयंस होते हैं जिस तरह सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट और सल्फेट, ये हमारे इनऑर्गेनिक पार्ट है। अगर ऑर्गेनिक पार्ट पे हम बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें हमारे एंजाइम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर एंजाइम की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो कि प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक एंजाइम मौजूद है। यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में अगर हम देखें प्रोटियोलाइटिक में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज, कोलेजिनेज, ये तमाम मौजूद है। और लिपोलाइटिक में पेंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रोलेज, ईस्टरेज, हाइड्रोलेज, फास्फोलाइपेज ए और फास्फोलाइपेज बी, कोलिपेज, बाइल साल्ट, एक्टिवेटेड लाइपेज, ये तमाम मौजूद हैं। अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है हमारे और ऑर्गेनिक पार्ट है। यहाँ पर हम इस बात का ज़रूर जिक्र करेंगे कि बायोकार्बोनेट पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है। अब
डाइजेस्टिव सिस्टम, बाइकार्बोनेट की बात अगर हम करें तो ये इसका खास रोल है, आगे स्लाइड में भी आएगा, क्योंकि इसका हमने सेपरेटली जिक्र इसलिए किया है कि इसकी प्रेजेंस की वजह से एक तो हमारी ये पेंक्रियाज की जो पेंक्रियाटिक जूस है इसकी पीएच हाई रहती है, हाई मतलब बेसिक रहती है, तो जो स्टमक से फूड आ रहा होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो इसके साथ मिलकर थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगर वो इसी एसिड के साथ हमारे ड्यूडेनम में रहा तो हमारे ड्यूडेनम को डैमेज कर सकता है, तो इसकी बेसिक पीएच इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। Function of pancreatic juice, digestive function and neutralization action. Digestive function of pancreatic juice. Pancreatic juice plays an important role in the digestion of protein. तो ये प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी हमने देखा बहुत सारे प्रोटीलाइटिक एंजाइम थे, और साथ में लिपिड की डाइजेशन में भी, क्योंकि वहां पर भी इसके काफी सारे एंजाइम थे, और ये इसका जो कार्बोहाइड्रेट को लेकर डाइजेस्टिव एक्शन है वो थोड़ा सा कम है, बट है सही मौजूद है। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मेजर प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ पेरियाट्रिक जूस आर द ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये इसके मेन प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। अदर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स आर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज। ये जो लिस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी वो तमाम प्रोटीलाइटिक एंजाइम ही थे। सही सही, उसी स्लाइड की रिपीटिशन है। बाइकार्बोनेट, यहाँ पर बाइकार्बोनेट का जो मैंने जिक्र किया कि इसकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है, और हाई बार कंटेंट पैंक्रियाटिक जूस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टू रीजन। पहला है हाई कंटेंट मेक द पैंक्रियाटिक जूस अल्कलाइन, जिस तरह मैंने जिक्र किया, सो दैट प्रोटेक्ट द फाइनल, जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एक तो ये बीच में ये आ गया इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड काइम बाय न्यूट्रलाइजिंग इट। तो जो स्टमक से बहुत सारा एसिडिक वो आ रहा होता है हमारा काइम, उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारा बाइकार्बोनेट की वजह से, जिसकी पीएच काफी हाई होती है। और बाइकार्बोनेट आयन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पीएच 7 to 9 फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो इसमें जो और एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं हमारे पैंक्रियाटिक जूस में, उनकी जो एक्टिवेशन पीएच है वो भी बाइकार्बोनेट की वजह से ही होती है। तो ये दो काम है, एक तो न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा कि उनकी एक्टिवेशन। सही है, ये एक्टिवेट हो जाए, कि कैसे एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इसकी जो पीएच इन रेंज होगी, मतलब 7 to 9 होगी, तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे अपलोडेड वीडियोस मिलते रहें, और वीडियोस को कंप्लीटली देखिए ज़रूर।